नमस्कार, मैं हूं आशुतोष सजन्ना। में आज बात करेंगे मुलायम और माया की बैसाखी पर खड़ी यूपीए सरकार की। डीएमके के समर्थन वापसी के बाद दिल्ली के सियासी गलियारे में हलचल तेज हो गई है। मुलायम के तेवर बदले बदले से नजर आ रहे हैं। गुरुवार को पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में समाजवादी पार्टी अपनी रणनीति तय करेगी, यानी कल तय करेगी। लेकिन ममता बनर्जी ने विदेश नीति पर समर्थन का ऐलान कर सरकार को राहत दी है। श्रीलंका के खिलाफ प्रस्ताव पर भी माथापच्ची जारी है, यानी डीएमके की वापसी का रास्ता पूरी तरीके से बंद नहीं माना जा सकता। सियासी घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहे हैं, लेकिन सवाल यह है क्या सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी। एजेंडा में आज बात इसी पर, मुलायम कब तक रहेंगे सरकार के साथ। मंगलवार रात डीएमके ने सरकार से समर्थन वापसी की चिट्ठी राष्ट्रपति को सौंपी और सुबह होते ही समाजवादी पार्टी को यूपीए सरकार में तमाम खामियां नजर आने लगी। बेनी वर्मा के बयान को लेकर लगभग ठंडे पड़ चुके माहौल को पार्टी ने फिर कुरेदा और संसद में बवाल काट दिया। इसके बाद सोनिया और मुलायम की मुलाकात हुई। मंत्री बेनी वर्मा ने खेद जताया, लेकिन मुलायम कठोर बने रहे। उन्होंने कहा है कि समर्थन जारी रखने पर गुरुवार को संसदीय पार्टी की बैठक में फैसला लेंगे। हमारे 9 बजे कल बैठक है सांसदों की। सारे लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य 9 बजे मीटिंग है। उनकी राय मशवरा लेकर के कोई आपसे बात नहीं। डीएमके के समर्थन वापसी के बाद सरकार फिलहाल मायावती और मुलायम की बैसाखी पर है, लेकिन बाकी रास्ते अभी बंद नहीं हुए हैं। शाम ढलते ढलते सरकार को बंगाल से राहत मिली। ममता बनर्जी ने कहा कि विदेश नीति के मुद्दे पर टीएमसी सरकार के साथ है। तमिलनाडु का दरवाजा भी पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। करुणानिधि ने सोमवार तक का वक्त दिया है और सरकार श्रीलंका के खिलाफ प्रस्ताव को लेकर विपक्ष से बातचीत में जुटी है। बिहार में जेडीयू और बीजेपी की खटपट से सरकार को ऑक्सीजन मिलने की आस है। नीतीश कह चुके हैं कि यूपीए सरकार नहीं गिरने वाली। अरे कोई सब बेकार के स्पेकुलेशन में आप लोग रहते हैं। अरे कुछ नहीं, बेमतलब का स्पेकुलेशन। सेंट्रल हॉल में सबसे मिलते रहता है। खास बात यह है कि बीजेपी धर्मनिरपेक्षता के नाम पर ध्रुवीकरण से घबरा रही है, लिहाजा पार्टी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाना चाहती। कि अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोई जरूरत नहीं होगी। सरकार जिन सहयोगियों के आधार पर यह बनी हुई थी, टिकी हुई थी, वह सब सारे सहयोगी स्वयं ही अपना समर्थन वापस ले रहे हैं। ये सरकार तो स्वतः चली जाएगी। सरकार के भरोसे की वजह इसी गणित में छिपी है। यूपीए के मंत्री लगातार दावा कर रहे हैं कि सरकार को कोई खतरा नहीं है। स्पष्ट करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट पूरी तरह स्थिर है। कोई शक शंका किसी को इस बात पर नहीं होनी चाहिए। हाउस में, सदन में किसी ने इसे चुनौती नहीं दी। लेकिन राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं। संसद का बजट सत्र जब तक खत्म नहीं हो जाता, तब तक सरकार के लिए राहत की सांस लेना आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और इस मामले में एजेंडा के 5 सवाल हैं। क्या ताजा राजनीतिक घटनाक्रम को मध्यावधि चुनाव की आहट माना जा सकता है? दूसरा सवाल, क्या मुलायम के भरोसे अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी यूपीए सरकार? तीसरा सवाल, क्या तमिलों के मसले पर संसद में प्रस्ताव पास करने से डीएमके की वापसी अब भी मुमकिन हो? क्या विदेश नीति पर ममता के समर्थन को टीएमसी की वापसी का संकेत माना जाए? और आखिरी सवाल, क्या बीजेपी का साथ छोड़कर नीतीश कुमार कांग्रेस का हाथ थामेंगे? ये वो सवाल है जिस पर चर्चा लगातार गर्म है और इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि देश की आने वाली राजनीति कैसे होगी, क्या चुनाव वाकई में होंगे या नहीं होंगे। लेकिन हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है, समर्थन पर अपना रुख साफ करें मुलायम सिंह यादव। बातचीत के लिए हमारे साथ दिल्ली जुड़ रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता राशिद अल्वी, बीजेपी के प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद हमारे साथ थोड़ी देर में होंगे। लखनऊ जुड़े वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार TR रामचंद्रन, और थोड़ी देर हमारे साथ आने वाले हैं सुब्रमण्यम स्वामी, जनता पार्टी के नेता। शरद प्रधान इस वक्त हमारे साथ लखनऊ। शरद जानी, मुलायम सिंह को लंबे समय से आपने देखा है, क्या लगता है कल जो संसदीय बोर्ड की उनकी बैठक होगी, क्या आपको लगता है कि वो समर्थन वापसी का ऐलान कर सकते हैं या समर्थन एज इट इज जारी रहेगा? मुझे तो लगता है कि समर्थन जारी रहेगा, क्यों मुलायम की 2 मजबूरियां हैं। एक वो जानते हैं कि इस वक्त ऐसी स्टेज है कि उनसे अगर वो समर्थन वापस लेते हैं तो सरकार गिरने वाली नहीं है, क्योंकि और बहुत से जरिए बन गए हैं यूपीए को बचाने के लिए। जी। तो अगर मुलायम को इस बात का क्रेडिट मिल रहा होता कि गिरने से गिरती और उनका कुछ फायदा हो रहा होता तो वो करते।
दूसरी बात यह है कि मुलायम की मजबूरी ये भी है कि मुलायम एक ऐसा माहौल बना चुके हैं राजनीतिक कारणों की वजह से, जो धर्मनिरपेक्षता की बात हमेशा होती है वो सबसे आगे उसमें रहते हैं। उसमें वो कहते हैं कि साहब क्योंकि कम्युनल फोर्सेस आ जाएंगे इसलिए हम समर्थन जो हम सरकार को नहीं गिरने देंगे, कई बार कह चुके हैं। तो आज की स्टेज में वो ऐसे बन चुके हैं अपने ही इस वक्तव्य से कि उनके लिए ये बड़ा नामुमकिन सा है कि आज वो इस पर बैक ट्रैक करें और फिर सबको मैसेज ये जाए कि साहब देखिए इनकी वजह से जो है एक धर्मनिरपेक्ष सरकार चली गई। बट लेकिन सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनके लिए मुस्लिम वोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, जो सीबीआई की तलवार भी उनके सर पे लटकी हुई है, उन्हें मालूम है कि अगर सरकार बरकरार रही और उन्होंने सपोर्ट विड्रॉ कर लिया तो सीबीआई उनके लिए काफी परेशानियां पैदा कर सकती है। बट लेकिन शरद प्रधान जी, कल आज सुबह रामगोपाल यादव से वाई-7 के संवाददाता ने बातचीत की तो उन्होंने वाजपेयी सरकार के प्रशासन की तारीफ की, जो अपने आप में बहुत अद्भुत बात थी। दूसरी तरफ सुषमा स्वराज ने बेनी प्रसाद वर्मा का मामला संसद के अंदर उठाया। तो ये दोनों चीजें क्या एक कोइंसिडेंस है या इसके पीछे कुछ सोची समझी बात है? मेरा ख्याल ये सोची समझी ये एक पोस्चरिंग है। जहां तक बेनी प्रसाद वर्मा का सवाल है, यस उनका गुस्सा जेन्युइन है और मुझे ऐसा भी लगता है कि बेनी प्रसाद वर्मा कांग्रेस के लिए भी एक्स्ट्रा बैगेज है, क्योंकि बेनी प्रसाद वर्मा की कोई पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस उतनी नहीं है जिन कारणों से उनको लिया गया था। पता नहीं क्या एस्टिमेट करके लिया गया था। उनकी इन्फ्लुएंस 4-5 असेंबली सीट से ज्यादा पर नहीं है, लेकिन उनको पता नहीं कैसे कांग्रेस को दिखता है कि वो बहुत बड़े कुर्मी लीडर हैं, जो कि वैसे भी प्रूव हो चुका है। फिर उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है। तो उनको अगर कांग्रेस को हटाना भी पड़ता है लास्ट में, वैसे उन्होंने माफी मांग ली है, कर लिया है, लेकिन तो कांग्रेस का कोई उतना नुकसान नहीं होने वाला जितना कि मुलायम के अलग होने से होने वाला। बिल्कुल। तो इसलिए हो सकता है, जहां तक इसका सवाल है, बेनी प्रसाद वर्मा के इशू पे इनको झुकना पड़े कांग्रेस को मुलायम के सामने। लेकिन वो जो अटल बिहारी वाजपेयी वाली बात है, वो आई थिंक एक पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी है। ये एक मैसेज देने की बात है कि ठीक है हम ये भी कर सकते हैं, हकीकत में नहीं करेंगे। बिल्कुल। टी.आर. राजेंद्रन, क्या आप भी शरद प्रधान की इस राय से सहमत है कि भाई ये अनायास नहीं है, मतलब एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही, लेकिन वास्तव में ऐसा होने वाला नहीं? मेरे ख्याल में अभी तो कतई नहीं करेंगे और मेरे ख्याल में काफी टाइम के लिए इंतजार करेंगे। आशुतोष जी, कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं है कि आप फौरन चुनाव पे चले जाएं। रही दूसरी बात, मेरे ख्याल में ये पोस्चरिंग जो उन्होंने की है उससे एक संकेत कांग्रेस को चली गई है कि आप बेनी प्रसाद के साथ कुछ तो कार्रवाई करें और इसके अलावा हमारे पास ये भी ऑप्शंस हैं। तो अभी इस वक्त कोई भी विड्रॉ नहीं करेगा, बल्कि मेरा तो मानना ये है कि कुछ पार्टियां जो बिल्कुल बाहर बैठी हुई हैं और देख रही हैं कि क्या हो रहा है, अगर इतनी बड़ी संकट हुई तो मुझे लगता है कि शायद टीएमसी की लीडर भी इनके साथ थोड़े दिन के लिए आए और उनको कुछ ऐसा इंतजाम करे कि सरकार गिरे ना। बिल्कुल। राशिद अलवी जी, आज आपके नेता कमलनाथ ने संसदीय कार्य मंत्री ने कहा ना तो सरकार लेम है ना सरकार डक है, यानी ना तो लंगड़ी है और ना ही वो बत्तख है, यानी कमजोर भी नहीं है और लंगड़ी भी नहीं है। लेकिन हालात ये हैं कि अभी भी आपको ये पता नहीं कि मुलायम सिंह यादव आपके साथ हैं या नहीं है। कल पार्लियामेंट्री बोर्ड में क्या फैसला करते हैं आपको पता नहीं, और अगर मुलायम सिंह यादव आपके साथ नहीं रहते हैं तो ऐसे में सरकार जो है निश्चित रूप से माइनॉरिटी में आ जाएगी। देखिए, समाजवादी पार्टी बाहर से सपोर्ट कर रही है जी, ना तो सपोर्ट वापस लेने का अभी किसी तरीके की कोई इंडिकेशन उन्होंने दिया है, और ना मैं समझता हूं कि राजनीतिक तौर से कोई ऐसा वाकया हुआ हो जिससे समाजवादी पार्टी सपोर्ट विड्रॉ करने के लिए मजबूर हो। हमें पूरी उम्मीद है, समाजवादी पार्टी एक राजनीतिक दल है, वो देश की राजनीति समझते हैं जी, और सपोर्ट वापस करने का कोई सवाल नहीं उठता है। आप आश्वस्त हैं? बेनी प्रसाद जी एक लंबे अरसे से, हाँ बिल्कुल, हम पूरे तरीके से हमें ये भरोसा है। हाँ। बेनी प्रसाद वर्मा जी एक लंबे अरसे तक उनके साथ रहे हैं। आज वो कांग्रेस पार्टी के अंदर हैं। उनके आपसी रिश्ते ऊपर नीचे हमेशा होते रहे हैं। उन्होंने आज माफी भी मांगी है कि अगर तकलीफ पहुंची है तो उसके लिए वो माफी चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा वाकया पेश आने वाला है। हमें पूरा यकीन है कि हम अपने 5 साल पूरे करेंगे। पर सर, मैं आपको पूरा होगा। सर, मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा, माफ करिएगा, मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा। उन्होंने माफी नहीं मांगी, उन्होंने खेद जताया।
और उस खेद जताने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता रामाश्रय कुशवाहा हो या फिर नरेश अग्रवाल हो या तमाम दूसरे नेता, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस खेद जताने से कुछ नहीं होगा। जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है उनको जो है कैबिनेट से सैक करना पड़ेगा। और बेनी प्रसाद वर्मा ने कहा है कि मुलायम सिंह यादव लुटेरे हैं, वो बदमाश हैं, वो गुंडे हैं, अपराधियों से उनकी साठगांठ है और वो जो है वो समर्थन वापसी के लिए पैसे समर्थन देने के लिए कमीशन लेते हैं, पैसे लेते हैं। ये मामूली बात नहीं है। देखिए आशुतोष जी, पार्टी की ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस बयान को डिसअप्रूव किया गया है। पार्टी ने कहा है कि हम इस तरीके के बयानात को न सपोर्ट करते हैं न अप्रूव करते हैं। हमने कहा है कि तमाम राजनीतिज्ञों को संयम से काम लेना चाहिए, गंभीरतापूर्वक बयानात देने चाहिए। इस तरीके के किसी भी बयान को कांग्रेस पार्टी अप्रूव नहीं करती। बट सर, उनको सैक करने में क्या दिक्कत है? अगर जो आदमी आपके सबसे प्रबल सहयोगी दल के नेता को लुटेरा बताए, बदमाश बताए, अपराधियों का अपराधी बताए और कहे कि ये आतंकवादियों किसे इनकी साठगांठ है, ऐसे व्यक्ति को क्या आपको लगता है कैबिनेट में रहना भी चाहिए? कांग्रेस पार्टी को सैक करने में क्या दिक्कत है? देखिए मैं एक बात बताऊं, कांग्रेस पार्टी किसी मंत्री को सैक नहीं करती है। ये फैसला हमेशा प्रधानमंत्री का होता है। ये उन्हीं का इख्तियार है, प्रधानमंत्री का। इस पे मैं आपके साथ कोई चर्चा भी नहीं करना चाहूंगा, कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहूंगा। ये उन्हीं का, प्रधानमंत्री का इख्तियार होता है किसको मंत्री रखे किसको न रखे। क्या आपको लगता है कि इस तरीके का बयान देने के बाद उनको कैबिनेट में रहना भी चाहिए? क्या आप कांग्रेस पार्टी की क्या राय इसमें? क्या उनको कैबिनेट में रहना चाहिए इस तरीके का बयान देकर जो लगातार सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं? मैंने आपसे फिर वही बात दोहराऊंगा कि कांग्रेस पार्टी ने उसके बयान को, बेनी प्रसाद जी के बयान को डिसअप्रूव किया है, उसको अप्रूव नहीं किया है। साथ साथ ऑफिशियली कहा गया है। जी मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैंने भी बोला है, जनार्दन द्विवेदी जी ने बोला है पार्टी की तरफ से कि हमारे नेताओं को संयम बरतना चाहिए, गंभीरता के साथ ही विचार करना चाहिए और इस तरीके के बयानात को कांग्रेस पार्टी अप्रूव नहीं करती है। ठीक है, आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी अप्रूव नहीं करती है, उनको कैबिनेट में रहना है या नहीं रहना है ये प्रधानमंत्री फैसला करेंगे। बट रविशंकर प्रसाद जी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, साथ ही मुख्य प्रवक्ता भी हैं, जनरल सेक्रेटरी भी है। रविशंकर जी, दो वाकये आज हुए। आज सुबह रामगोपाल यादव ने हमारे IBN7 के संवाददाता से बात करते हुए कहा, अटल बिहारी वाजपेयी के प्रशासन की तारीफ की। सुषमा स्वराज जी ने संसद के अंदर यह मसला उठाया कि भाई मुलायम सिंह यादव जो संसद के बड़े वरिष्ठ और सम्मानित नेता हैं, उनके प्रति ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है, ऐसे में बेनी प्रसाद वर्मा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में कुछ गुपचुप हो रहा है या यह महज एक संयोग है? देखिए, कोई गुपचुप नहीं हो रहा है जी। हमारे और समाजवादी पार्टी के बीच का विरोध जग जाहिर है, बहुत लंबा विरोध है। लेकिन अगर रामगोपाल जी ने अटल बिहारी वाजपेयी के शासन की तारीफ की तो वास्तविकता के बारे में बताया। अगर सुषमा जी ने कहा मैंने भी मेरी प्रेस में कल टिप्पणी की थी, तो ये लोकतंत्र में शुचिता की बात थी कि जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया जो अभी आपने दोहराया, जिसको दोहराने की धृष्टता मैं नहीं कर सकता, ये लोकतंत्र की भाषा नहीं है, ये उत्तरदायी राजनीति की भाषा नहीं है और इसको उसी रूप में लेने की आवश्यकता है। देखिए आशुतोष जी, मैं इस पूरे विषय को एक दूसरे संदर्भ में आपके दर्शकों के लिए रखना चाहता हूं जी। और ये जो पूरा दौर चल रहा है वो क्या है? कांग्रेस पार्टी एक बैंकेबल चेक नहीं है, ये उनके सहयोगी समझ रहे हैं। इसलिए ममता जी गई, एक उचित समय की तलाश थी डीएमके को, जानते हैं कि कांग्रेस के साथ रहेंगे तो तमिलनाडु में उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, इसलिए उनको यह विषय मिला एग्जिट करने का। जहां तक मुलायम सिंह की पार्टी और मायावती जी की पार्टी का सवाल है, ये दोनों पार्टियां कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ती हैं उत्तर प्रदेश में, जहां एकमात्र ये पार्टियां हैं। ये उनसे कोई अलायंस नहीं है, ये दोनों पार्टियां कांग्रेस के खिलाफ भी लड़ती हैं और आपस में भी लड़ती हैं, तो वो भी एक राजनीतिक वास्तविकता है। अब ये कई मजबूरियां हैं, चलाना है, सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं, सीबीआई की आवश्यकता है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर की आवश्यकता है और बाकी राजनीति में एक सही समय का इंतजार है।
जी। तो जो आपने बात कही, ये सरकार कुर्सी पर रहेगी, लकवाग्रस्त रहेगी, गवर्नेंस बिल्कुल खत्म हो गया है और खत्म हो जाएगा। और इसका इससे बड़ा प्रमाण क्या है कि एक पार्टी जो यूपीए की एलआई है, सहयोगी है, उसने सदन नहीं चलने दिया। एक दूसरी पार्टी जो उनकी कल 10:30 तक एलआई थी, उसने सदन को नहीं चलने दे रहे 2 दिनों से। तो संसद ठप है, सरकार लकवाग्रस्त है और बाकी महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से जनता बेहाल है। जी। तो ऐसे में वो कुर्सी पर अर्थमेटिक का और गणित का जोड़ तोड़ करके चले, लेकिन जनता का विश्वास पूरा समाप्त है, ये मैं आपसे कहता हूं। बट रविशंकर जी, क्या आपको नहीं लगता है कि बीजेपी को अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए जब ये सरकार अपना विश्वास खो चुकी है? अगर बीजेपी का यह मानना, प्रमुख विपक्षी दल का यह मानना है, क्यों नहीं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस सरकार की मेजॉरिटी को टेस्ट करके उसको गिरने दिया जाए? ये हमारी रणनीति का सवाल है जी। और हमारी रणनीति का हम प्रयोग कब करेंगे, इसका विवेक आप हमारे ऊपर छोड़िए, जिसको आपके साथ आपके टीवी चैनल पर डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बड़ी बात क्या है, ये जो यूपीए का पूरा जो ढांचा है, ये इस तरह से धंस रहा है कि इसकी ईंटें रोज बरोज निकलती जाएंगी। क्योंकि जो इनके साथ हैं या जिनके कंधे के ऊपर ये दयनीय अवस्था में खड़े हुए हैं, वो सभी समझते हैं कि कांग्रेस के साथ अब रहना पॉलिटिकली सुइसाइडल है। कांग्रेस का जो चेक है वो भारत की राजनीति के बैंक पर बाउंस करने वाला है। ये भाव बार बार आ रहा है और देश का मूड आपके चैनल पर भी हम सुनते हैं, आपके सहयोगी मैगजीन्स में सुनते हैं, बाकी जगह सुनते हैं, इतने सर्वेज होते हैं। और इसके लिए कोई बहुत अधिक सर्वे भी करने की जरूरत नहीं है कि देश की जनता का मूड कांग्रेस के खिलाफ कितना है, उनके कुशासन, भ्रष्टाचार, महंगाई के कारण। बट सर, क्या एक सवाल मैं आपसे पूछूं कि आप कह रहे हैं कि सुसाइडल है, बैंकेबल है, लकवाग्रस्त सरकार हो चुकी है, क्या आपको नहीं लगता है कि अगर ये सरकार, अगर आपके मुताबिक अगर ये सरकार चलती है तो देश के हित में नहीं होगा? क्योंकि एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जो चले, जो अपने दम पर चले और वो देश हित में होगा। तो क्यों नहीं बीजेपी जो है इस मौके का फायदा उठाकर इस सरकार को गिराने का काम करे और अपनी सरकार बनाने की कोशिश करे, या चुनाव में जाया जाए, कम से कम लोगों के सामने स्पष्ट होकर। अगर आपने ये कहा तो पहले आपको स्पष्ट कर दूं, हम कोई वैकल्पिक सरकार बनाने का दावा नहीं करने वाले। हम जनता के द्वारा चुनकर आएंगे, एक स्थायी सरकार रखेंगे, बनाएंगे और देश के लिए अच्छा काम करेंगे, जैसा वाजपेयी जी की सरकार ने करके दिखाया। जब महंगाई नहीं थी, जनता खुश थी। दूसरी बात, जब ये खुद गिर रही है तो हमें देखने दीजिए, और इनको कब गिराना है, क्या करना है, इसका रास्ता हम निकालेंगे। वो हमारी रणनीति का पार्ट है। अभी आने वाले 4-5 महीनों में 5 विधानसभा को चुनाव होने वाले हैं और हमको ऐसा लगता है कि हम सब जगह जीतने वाले हैं। अब अभी आप देखिए, एक से एक कई बिल का विषय आएगा, इनके बीच का घात प्रतिघात, अंतर्विरोध कितना उजागर होने वाला है। जी। अगर सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट नहीं ठीक हुआ तो उसके क्या परिणाम होंगे, आशुतोष जी, कई बार हम चर्चा कर चुके हैं। अगर सीबीआई और ईडी ने अपने अनुसंधान में कोई भी सही दिशा नहीं पकड़ी जो उनके लिए सुविधाजनक है, तो उसके परिणाम होंगे। तो मैं क्या कह रहा हूं, ये कुर्सी पर रहेंगे, गवर्नेंस खत्म होगा, देश लकवाग्रस्त रहेगा और शायद कांग्रेस पार्टी के ये पूरा कुशासन और उजागर होने वाला है। तो होने दीजिए, 1-2 महीने में देश चुनाव के मूड में। आपके कहने का मतलब ये कि बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाएगी, ना ही गिराने का कोई काम करेगी। रविशंकर प्रसाद जी की बातों पर राशिद अली कुछ कहना चाहते हैं। राशिद, हमने कभी नहीं कहा, क्षमा करिए, मैंने कभी नहीं कहा। मैंने कहा रणनीति हम तय करेंगे, उसकी टाइमिंग क्या होगी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आई स्टैंड करेक्टेड सर। राशिद अली साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? देखिए, एक तो मैं कहूं कि कोई भी सरकार लकवे से मारी हुई नहीं होती है। सरकार वही होती है जिसके पास लोकसभा के अंदर मेजॉरिटी होती है। बीजेपी जानती है कि नो कॉन्फिडेंस लाएगी, उनका नो कॉन्फिडेंस लोकसभा के अंदर फेल हो जाएगा। बेनी प्रसाद वर्मा जी के बयान को हम अप्रूव नहीं करते, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि मुलायम सिंह जी के बारे में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी से पहले जो थे, उन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किए थे, हम उसको भी अप्रूव नहीं करते। लेकिन सुषमा जी ने लोकसभा में बेनी प्रसाद वर्मा के बयान को तो कंडम किया है। बीजेपी के किसी नेता ने उस बयान को कंडम नहीं किया था, जिसको मैं आपके सामने दोहरा भी नहीं सकता हूं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मुलायम सिंह जी के बारे में क्या लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया था। बट सर, राशिद अली साहब, सवाल है आने वाले चुनाव का, 1 मिनट जी। सबसे पहले कर्नाटका का चुनाव आ रहा, 5 तारीख को पोलिंग है, पूरा देश देखेगा
कि कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार बनेगी, जहां आज बीजेपी की सरकार। सर वो तो भविष्य की बात। तमाम दावे जो बीजेपी करती है जी, वो देश के सामने सर राशिद भाई वो तो अब कर्नाटक के चुनाव में 5 मई को वोट पड़ेंगे, 8 को रिजल्ट आएगा, वो तो स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन आपने जो बात कही, मैं नाम ले लेता हूं गडकरी साहब का। गडकरी साहब ने 2 घंटे के बाद बाकायदा टीवी चैनल पे आके माफी मांगी। तो उन्होंने कहा था कि मैं मराठी हूं, इसलिए कभी कभी ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो हिंदी में बोलने की कोशिश करता हूं। इसलिए मैं थोड़ा सा कहना चाह रहा था। सुब्रमण्यम स्वामी साहब, क्या आपको लगता है सरकार 5 साल पूरा कर पाएगी? सर आई कम बैक टू यू सर। देखिए, जब सरकार गिरने की बात आएगी या चुनाव समय से पहले या समय से पूर्व करने की बात आती है, वो सिर्फ संख्या के कारण नहीं हो सकती है। कभी कभी रणनीति के दृष्टि से कांग्रेस खुद चाह सकती है कि जल्दी करें, क्योंकि अभी दिसंबर में 5 प्रांतों की चुनाव होने वाले हैं और सारे जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसके अनुसार कांग्रेस को एक भी नहीं मिलने वाली है, ऐसा रिपोर्ट्स हैं। और कम से कम तो जो बड़े प्रदेश हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इसमें तो कोई इनकी उम्मीद नहीं है। अब उसके बाद वो लोकसभा में जाएंगे तो उनके लिए उनकी प्रतिमा खराब हो जाएगी। इसीलिए मैं समझता हूं कि वो खुद अक्टूबर में चुनाव कराएंगे। मतलब आपकी भविष्यवाणी अक्टूबर में चुनाव हो जाएगा? यस। मतलब खुद कांग्रेस करा लेगी या फिर कोई ना कोई समर्थक मैं आपको कहता हूं कि मुलायम सिंह के दिमाग भी बन गई कि अक्टूबर में इलेक्शन करना है। माने कल वो समर्थन वापस ले सकते हैं? कल क्यों ले, वो जुलाई में भी ले सकते हैं। रामचंद्रन जी, क्या आप सुब्रमण्यम की इस राय से सहमत हैं कि कांग्रेस इस रणनीति पर भी सोच सकती है कि नहीं अक्टूबर में चुनाव करा लीजिए? नहीं, देखिए फिलहाल हालत उनकी इतनी खराब हो गई है, वो खुद मान के चल रहे हैं कि इस तरीके से हम सरकार चला नहीं पाएंगे। तो उनके सामने रास्ता क्या है? रास्ता यही है कि वो जल्दी अगर करा लें तो उनके लिए अच्छा रहेगा। मैं सुब्रमण्यम स्वामी साहब से इस बात से जरूर सहमत हूं कि ये जो इंपॉर्टेंट चुनाव आ रहे हैं 4 या 5 राज्यों में, मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान, अगर वहां पर उनकी बिल्कुल हार बहुत बुरी तरह हुई तो मेरे ख्याल में उनकी प्रोस्पेक्ट्स बाद में। पर सर क्या ये खाम ख्याली नहीं है? क्योंकि अगर आज शाम तक अगर आप देखें, ममता बनर्जी संकेत दे रही हैं कि विदेश नीति के मसले पर हम सरकार के साथ हो सकते हैं। जो नीतीश कुमार जी है वो भी कहीं ना कहीं इस तरीके के संकेत दे रहे हैं। हालांकि वो क्या करेंगे किसी को पता नहीं, लेकिन फिलहाल संकेत जरूर दे रहे हैं वो इस बात को लेकर। देखिए, वो कह रहे हैं कि चुनाव टाइम पर होगा और सब स्पेकुलेशन मत करिए। सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी चुनाव नहीं चाहता, और खासकर मिड टर्म इलेक्शन कोई नहीं चाहता जी। सब चाहते हैं कि सबको थोड़ा टाइम मिले, प्रिपरेशन के लिए मिले टाइम, उसके बाद जाएंगे। तो इसीलिए जल्दबाजी इस वक्त किसी को नहीं है। और जितने भी हैं, डीएमके हुआ या मुलायम सिंह हुए, उनके साथ यही है कि वो पोस्चरिंग कर रहे हैं और उसमें से अगर उनको कुछ पॉलिटिकल माइलेज मिलता है तो क्यों ना। पर जिस तरीके से वर्मा साहब ने जो बात की है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मेरे ख्याल में वो तो एब्सोल्युटली डिफेमेटरी है। तो उसके खिलाफ तो लोग आवाज जरूर उठाएंगे। बिल्कुल। शरद प्रधान जी, आपको क्या लगता है, क्या सुब्रमण्यम स्वामी जी की राय से सहमत है कि अक्टूबर में चुनाव होगा? कांग्रेस खुद चुनाव कराना चाहेगी? अगर कांग्रेस की स्थिति इतनी खराब हो गई कि उन्हें लगेगा कि अब हमें सरकार कोई ना कोई गिरवाई देगा और कोई बचाने वाला नहीं है, तब उस स्थिति में कराएगी। ये दोनों लोग इस तरीके के हैं, चाहे वो मुलायम सिंह हो, वो उस स्टेज तक देखेंगे कि जब सरकार उन्हें लगेगा कि अब हाँ गिरने ही वाली है, तब तो वो आगे कदम बढ़ाएंगे जिससे कि क्रेडिट ले कि हमने गिरवाई। वही कांग्रेस का होगा कि कांग्रेस तभी ऐसी सिचुएशन में जब देख लेगी कि अब कोई चारा नहीं है, तब वो चुनाव कराएगी, अदरवाइज नहीं कराएगी। अदरवाइज नहीं कराएगी। आप कॉन्फिडेंट है इस बात को लेके? बिल्कुल बिल्कुल। बट जैसे कांग्रेस का ये कांग्रेस जो है वो जब तक चला सकती है, क्योंकि हालत तो उनकी बदतर पे बदतर होती जा रही है, लेकिन वो जब तक खींच सकते हैं ऑक्सीजन पे, जितने भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स लगा करके चला सके, वो कोशिश यही रहेगी उनकी कि जारी रहे। जब स्थिति बिल्कुल ऐसे ही पानी सर के ऊपर चला जाएगा तो वो सोचेंगे ठीक है अब कुछ नहीं बचा है, चलो। बट सर, क्योंकि उनके लिए प्रॉब्लम ये, वो ये सोच रहे हैं कि वक्त के साथ शायद सिचुएशन सुधर जाए। बट शरद प्रधान जी, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, कल फूड सिक्योरिटी बिल कैबिनेट से पास हो गया जिससे 82 करोड़ लोगों को भोजन दिलाने की बात की जा रही। चर्चा यह भी है कि होम स्टे यानी भूमिहीनों को जमीन देने के बारे में बात की जा रही। ये वो स्कीमें हैं जिनके आधार पर कांग्रेस बैंक कर रही है कि आने वाले दिनों में हर पेट को खाना और हर सिर के ऊपर घर, ये नारा देकर आप चुनाव में जाइए और इसके लिए वक्त लगेगा। ये अक्टूबर तक संभव नहीं हो सकता।
नहीं, अक्टूबर तक बिल्कुल संभव नहीं है जी। लेकिन इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि वो कांग्रेस की पूरी कोशिश होगी जब तक खींच सकते हैं, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव, उनका गोल है राहुल गांधी को इंस्टॉल करना, और राहुल गांधी को इंस्टॉल करने का अगर इस बार नहीं कर पाए तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। तो इसलिए वो डेस्परेशन में जितने भी मेजर्स लिए जा रहे हैं, पॉपुलिस्ट मेजर्स, इसलिए तो नहीं लिए जा रहे हैं कि जनता का भला हो। अगर उस जनता के भले से पार्टी का भला हो जाए, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि पार्टी का भला हो जाए, तो वो ये जो मेजर्स ले रहे हैं बहुत बड़े उसका, और इससे डेफिनेटली मैसेज जाएगा पॉजिटिव। अब वो कितना नेगेट करता है इन जो बुराइयां हैं कांग्रेस की, जो अभी तक जो कांग्रेस के इमेज बिगड़ चुकी है, उसको वो कितना वापस सैल्वेज कर सकती है, वो देखने की बात है, और कितना वक्त लगता है उसमें। जी जी बिल्कुल। रविशंकर जी, जो सवाल मैंने शरद प्रधान जी से पूछा था कि भाई अगर कांग्रेस पार्टी ये टारगेट कर रही है कि 82 करोड़ लोगों को हम जो है भोजन उपलब्ध करा दें, सस्ता भोजन दे दें, भूमिहीनों को हम करीब 20-25 करोड़ भूमिहीनों को हम मकान दे दें, रेप कानून लेके आए, तो इन सब चीजों के इंप्लीमेंटेशन में और इसका असर लोगों तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा। क्या सरकार को इतना वक्त देना बीजेपी के लिए स्ट्रेटेजिकली फायदेमंद होगा या नहीं? देखिए, जब आपकी राजनीतिक साख गड़बड़ा जाती है ना, आशुतोष जी आप बहुत अनुभवी पत्रकार हैं, मैं आपको पिछले 15-20 वर्षों का एक संदर्भ बताना चाहूंगा। जब देवेगौड़ा और गुजराल जी की सरकार थी यूनाइटेड फ्रंट की, तो वो सरकार घिस कर चलती थी, और एक समय हो गया कि सभी समझ के आए अब तो चुनाव में ही जाना है, अब तो कुछ नहीं हो सकता। आस्ते आस्ते ये सरकार दोनों उत्तर प्रदेश की पार्टियों के अंतर विरोध के कारण इतने अधिक दबाव में आने वाली है कि इस सरकार की हालत भी वही होने वाली है। पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूं जी। अब जो आपने बात किया राइट टू फूड की या होमस्टेड की, अगर मैं नरेंद्र मोदी जी का एक बड़ा अच्छा वाक्य कोट करूं, इस समय देश को एक्ट नहीं एक्शन की जरूरत है। आप एक्ट पास कर दीजिएगा, पैसे कहां से आएंगे, उसके इंप्लीमेंटेशन कहां से होगा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कहां से होगा, इतना गोडाउन आपके पास है क्या कि 10 महीने में आप इतना गोडाउन को संभाल करके कि अनाज बर्बाद नहीं हो, उसको हर जगह पहुंचा देंगे। ये सारी बातें आपके सामने हैं। ये फूड मैनेजमेंट पर और बाकी पर आपके चैनल पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। ये सिर्फ घोषणा करने से नहीं होता है, राजनीति में साख बहुत बड़ी चीज होती है। और आशुतोष जी, जब आपकी साख टूट जाती है ना, जब आपकी राजनीति की कील उखड़ जाती है जी, तो उसके बाद वो थमती नहीं है। आज कांग्रेस की वो कील हिल गई है, उसकी धुरी हिल गई है, और उसका कारण कुशासन है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है। आपने की होमस्टेड और राइट टू फूड की बात जी, मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या आप कोई गारंटी लेंगे कि आगे कोई और बड़ा भ्रष्टाचार का धमाका नहीं हो जाएगा जिससे कांग्रेस पार्टी और एक्सपोज नहीं होगी? जी, जिस तरह से 2G हुआ, कॉमनवेल्थ हुआ, जिस तरह से आपके कोयला घोटाला हुआ और हेलीकॉप्टर घोटाला हुआ, क्या हम छोड़ने वाले हैं क्या? हेलीकॉप्टर का अभी तक आया है क्या इटली से विस्तार से? और जिस तरह से इटली के एम्बेसडर को बचाने की कोशिश की गई, क्या उसके बीच में कोई घालमेल नहीं है क्या? तो क्या भ्रष्टाचार का कोई और धमाका नहीं हो जाएगा? इसकी गारंटी आप लेंगे क्या? बट सर नहीं ले सकते आप। बट सर एक सवाल यह भी है कि लोग ये कह रहे बीजेपी अभी चुनाव में जाने के लिए तैयार नहीं है, जैसे कांग्रेस तैयार नहीं वैसे बीजेपी भी पहली बात जान लीजिए। देखिए, पहली बात मैं आपको साफ बता दूं, हिंदुस्तान की राजनीति का एक बेसिक वसूल जान लीजिए। मेरा भी अनुभव काफी हो गया। मैंने एक कॉलेज से काम शुरू किया था और आज मैं राष्ट्रीय स्तर पर काम करता हूं, सामाजिक जीवन में और पॉलिटिकल लाइफ में जी। जब भी कोई लोकसभा या विधानसभा का चौथा साल पूरा होता है तो सारे लोगों का मूड इलेक्शन का बन जाता है। इसलिए मैंने कहा हम कोई वैकल्पिक सरकार नहीं देने वाले हैं जी। कोई 6 महीना बाद चुनाव होगा या 8 महीना बाद चुनाव होगा, 4 महीने बाद चुनाव होगा। अगर चुनाव सरकार गिर जाएगी अपने आप तो क्या हम चुनाव से भागेंगे? हम बिल्कुल तैयार बैठे। क्यों नहीं तैयार बैठे? लेकिन बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल, मुझे चिंता बड़ी हो रही है कि देश का गवर्नेंस आने वाले 5, 6, 7, 8 महीनों में और अधिक दयनीय होने वाला है। और जो आप जान लीजिए कि आशुतोष जी, मैं सख्त भाषा का प्रयोग अमूमन नहीं करता हूं, लेकिन अभी पूरी जिम्मेवारी से कर रहा हूं, यह सरकार और लकवाग्रस्त हो जाएगी और इसका पूरा समय फायर फाइटिंग में जाता रहेगा, जो यूनाइटेड फ्रंट की सरकार में देवेगौड़ा के समय या बाद में गुजराल के समय होता रहा। बिल्कुल, उसके कारण क्या दयनीय परिणाम होते हैं आप भी जानते हैं। सर बट राशिद अल्वी साहब, जिस तरीके जो रविशंकर जी कह रहे हैं, साख का सवाल खड़ा किया जा रहा है, और यह सवाल सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि तमाम लोग खड़ा कर रहे हैं। हमारे पैनलिस्ट भी ये मान रहे हैं कि सरकार कमजोर हो रही है, समर्थन की गुंजाइश थोड़ी कम है। सुब्रमण्यम स्वामी जी कह रहे हैं अक्टूबर तक चुनाव हो जाएंगे।
ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी को कहना चाहिए ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस हम विश्वास मत हासिल करेंगे, न केवल हासिल करेंगे बल्कि इस धब्बे से उभरेंगे और फिर सरकार पर जो लकवाग्रस्त होने का आरोप लगता है उससे उभर जाएंगे और सरकार सही तरीके से काम करे? क्या आपको नहीं लगता ये जरूरी है आज अपनी क्रेडिबिलिटी को दोबारा वापस पाने के लिए? देखिए, साख का फैसला भारतीय जनता पार्टी को नहीं करना है, साख का फैसला देश की जनता को करना है। पिछले 4 साल के अंदर देश के अंदर क्या चुनाव नहीं हुए? क्या केरला में चुनाव नहीं हुआ? क्या आसाम के अंदर चुनाव नहीं हुआ? क्या बंगाल के अंदर चुनाव नहीं हुआ? क्या अभी जुमा 8 दिन नहीं हुए हैं, हिमाचल प्रदेश में चुनाव नहीं हुआ? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। किस साख की बात कर रहे हैं? 2004 में हमने जो सरकार बनाई है जी। वो एनडीए की सरकार थी, वहां पे देश के लोग फेडअप थे, तब हमारी सरकार आई है और ये दूसरा टर्म है। साख का फैसला देश की जनता करेगी। मतलब आप ट्रस्ट मोशन लेके नहीं आएंगे? देखिए, जो काम हमने पिछले 9 साल के अंदर किए, आपको याद होगा जब नरेगा इंप्लीमेंट किया तो बीजेपी ने कहा पैसा कहां से लाओगे। जब हमने किसानों का 70,000 करोड़ रुपया माफ किया जी, तब रविशंकर प्रसाद जी ने ही कहा था और मैं और वो दोनों एक साथ बैठे थे, कहां से लाओगे पैसा जी, सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहे हो, तुम किसानों का कर्जा माफ नहीं कर सकते। आज वही आर्गुमेंट आप दे रहे हैं फूड सिक्योरिटी बिल को लेकर, कैश ट्रांसफर सब्सिडी का जो मामला है, हम इसलिए नहीं करते हैं कि हमें सिर्फ चुनाव जीतना, हम इसलिए करते हैं कि हमारे दिल के अंदर आम आदमी के लिए दर्द होता है। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचेगा। सर, हम चाहते हैं कि इस देश के अंदर एक भी आदमी रात को सोए तो भूखा ना सोए। बट सर, 60 साल का काम तो 60 साल में सबसे ज्यादा तो आपकी सरकार थी ना। तो ये अचानक आज कैसे ध्यान पड़ा कि हर आदमी, कोई आदमी भूखा ना सोए? 60 साल में तो सबसे ज्यादा आपकी सरकार थी जी। तो आज क्यों ध्यान आ रहा है? हर चुनाव से पहले, आशुतोष जी, हर चुनाव से पहले मैनिफेस्टो होता है। हमने पिछले 5 सालों में अपना मैनिफेस्टो इंप्लीमेंट किया, इस 5 साल के अंदर अपना दूसरा प्रोग्राम जो था उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। हर काम एक दिन के अंदर नहीं हो सकता है। हमने नरेगा जैसी स्कीम इस देश के अंदर इंप्लीमेंट की, आज ये दूसरा प्रोग्राम है हमारा। तो ठीक है सर, हमने आम आदमी की फिक्र है, इसलिए हम उस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इलेक्शन के अंदर हमें पूरा भरोसा है। बिल्कुल, यूपीए क्या ये साख का संकट का सवाल जो रविशंकर जी उठा रहे हैं, क्या ये जेन्युइन सवाल है? क्या लोगों, ये राशिद अल्वी साहब कह रहे हैं कि भाई जनता इस बात को तय करेगी? नहीं, प्रतिमा इनकी तो खराब हो गई है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। और सिर्फ देश के अंदर नहीं है, देश के बाहर भी। और रविशंकर ने बिल्कुल ठीक कहा कि रोज इनका परीक्षा ली जाएगी। मुलायम सिंह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हम तो उनको 40 साल से जानते हैं और वो कोई, उनका कोई कांग्रेस का कोई प्रेम नहीं है, कोई लगन नहीं है, कुछ नहीं है। 9 साल से समर्थन दे रहे जाने लगा। वो क्या करें, उसकी मजबूरी है, वो भी मैं जानता हूं। बट आज उनके सामने ये भी है कि यूपी में और 1 साल बीत जाए तो क्या उनकी यूपी में परफॉर्मेंस सुधरेगी या खराब होगी? मैं तो समझता हूं कि उसकी जो मेरी बातचीत उनसे होती है रहती है, वो जरूर इस बात पर सोच रहे हैं कि और 1 साल में फिर तरह के विरोध उठेंगे। तो करना है तो अभी करना है, तभी हम 20 से 40 तक जाएंगे। आप खबर दे रहे हैं? मैं खबर जरूर, मेरा संकेत दे रहा हूं। मैं नहीं जानता हूं कि वो अपना मन का खुलासा मेरे साथ ईमानदारी से की या मुझे गुमराह करने के लिए बोला। आपको गुमराह करके उनको क्या मिलेगा मुलायम सिंह जी को? आपको गुमराह। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमने इस पूरे इस मंच पर समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं से आग्रह किया था, लेकिन तमाम नेताओं ने समय देने के बाद कहा कि इस पूरे मसले पर, चूंकि कल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है, इसलिए वो आज नहीं आ पा रहे। इसलिए आपको लग रहा होगा इस बातचीत में समाजवादी पार्टी के लोग क्यों नहीं। क्या रामचंद्र जी, जो सवाल अभी खड़े हो रहे हैं कि एक तरफ बड़ी बड़ी स्कीम लागू करने की कोशिश की जा रही है, जो इस बात का संकेत है कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं डेस्परेट है और वो इन स्कीम के बहाने में 214 का चुनाव लड़ना चाहती है। दूसरी तरफ सवाल यह कि मुलायम सिंह को भरोसा नहीं किया जा सकता। तीसरा सवाल इस बात को लेकर यह है, जैसा रविशंकर जी ने कहा कि भाई इस बात की क्या गारंटी है कि अगला कोई धमाका करप्शन का नहीं होगा? नहीं, देखिए, ये सब बातें जरूर लाजमी हैं और कोई कुछ नहीं कह सकता कि अगला धमाका कब होगा।
ये जितने धमाके 1.5 साल 2 साल में हुए हैं ये बड़े रैपिड सक्सेशन में आई है। तो सरकार के लिए तकलीफ और मुसीबतें बड़ी हैं, उससे कोई कम नहीं हुई। जैसे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा कि इनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि 2013 में ही चुनाव होंगे, अक्टूबर में हो या नवंबर में हो, जब भी हो, पर होंगे 2013 में। मेरा मानना यह है कि जैसे और किसी साहब ने अभी कहा कि वो एक्सट्रीम सिचुएशन जब तक नहीं पहुंचेगी कांग्रेस के लिए, जब उनको ऐसे आसार नजर आए कि अभी हमारे पास और कोई ऑल्टरनेटिव चारा नहीं है, उससे पहले वो इलेक्शन जाएंगे नहीं, क्योंकि उनके जो स्ट्रैटेजिस्ट और जो बिहाइंड द सीन्स वर्कर्स हैं वो कहीं ना कहीं वोट समेटने के चक्कर में रहते हैं। तो मेरे ख्याल में फिलहाल उनकी स्थिति इतनी खराब नहीं है कि अगर किसी ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांग भी लिया तो सरकार गिर जाएगी, वो नहीं होगी। और बीजेपी की स्ट्रैटेजी इस वक्त जो रविशंकर जी ने कहा है, इससे बेहतर स्ट्रैटेजी और कुछ हो भी नहीं सकती कि इंतजार करें, वो धीरे धीरे उसकी साख कमजोर होती जाए। हाँ, कमजोर तो होएगी। आप देखिए और 3 महीने में इनकी हालत और भी खराब होगी। शरद प्रधान जी, अक्सर सुब्रमण्यम स्वामी जी को गंभीरता के साथ नहीं लिया जाता, लेकिन जो लोग पहले गंभीरता से नहीं लेते, नहीं चाहिए, मैं अभी निकल रहा हूं, पहले गंभीरता से नहीं लेते और बाद में गंभीर होने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अब ये आपने पूरी बात मेरी सुनी नहीं। 1998 में सबको याद है कि चाय की प्याली में तूफान पैदा हो गया और सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की गिर गई। 2G के मसले पर भी लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया और अब बात प्रधानमंत्री तक चली गई। अगर ये कह रहे हैं कि भाई अक्टूबर में चुनाव होगा तो क्या इस पर यकीन किया जाए? हाँ, तो मुझे लगता है कि इनकी बात पे पूरी तरीके से इसको नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर पानी सर के ऊपर हो गया कांग्रेस का तो अक्टूबर नहीं तो नवंबर दिसंबर में करा देगी। अल्टीमेटली स्टेज वही आएगी। कांग्रेस की कोशिश यही रहेगी कि किसी तरीके से वो जनता में वो अपने वोट इंटैक्ट कराने की कोशिश कर ले, अपनी गिरी हुई साख को रिट्रीव करा ले, जो कि हकीकत में बड़ा मुश्किल है। साख इतनी गिर चुकी है, राशिद अल्वी साहब जो भी कहें, लेकिन जनता में उनकी कांग्रेस की साख इतनी गिर चुकी है कि उसको रिट्रीव करना आसान नहीं है। ये जरूर है कोशिश के जरिए से। बट साहब, नरेगा की तरह जो फूड सिक्योरिटी बिल है, जैसे लोन वेवर किया था जी, हाँ, फूड सिक्योरिटी बिल उसी तरीके से शायद वर्क करेगा जैसे कि जैसे वो आया था लोन वेवर जी, उस तरीके से वर्क करेगा। ये उम्मीद है उनको। लेकिन इतनी ज्यादा अब की बार, पिछली बार पोजीशन कांग्रेस की इतनी बिगड़ी हुई नहीं थी। आम लोगों में आप चले जाइए, उत्तर प्रदेश में मैं देखता हूं, गांव में भी जो अनपढ़ आदमी भी है उसको भी कांग्रेस से बिल्कुल टोटल डिसइल्यूजनमेंट हो गया है। मिडिल क्लास तो कंप्लीटली डिसइल्यूजनड है। और राहुल गांधी ने कोई चमत्कार करके नहीं दिखाया कि राहुल गांधी के उससे कोई ऐसा करिश्मा कर दें कि अब वो पब्लिक उनकी तरफ अट्रैक्ट होगी। अभी तो स्थिति ये है कि अमेठी और रायबरेली को ये लोग कंसोलिडेट करने में लगे हुए। तो बाकी स्टेट में क्या होगा, जहां तक यूपी का सवाल है, बहुत मुश्किल है। समझ आप बुरा मान गए थे मेरी बात। आपको लगा? मैं तो इतिहास में जानता हूं गलीलियो का क्या हालत हुई जब उसने कहा कि सूर्य दुनिया की चक्कर नहीं लगाती, दुनिया सूर्य की चक्कर लगाती है, तो उसको तो पीट कर जेल में डाल दिया था। सर, ऑन सीरियस नोट, जब नरेगा के बारे में बात करें तो उस वक्त सरकार के पास पैसा था, देश की इकोनॉमी 9% पे जा रही थी। आज 1,26,000 करोड़ की सब्सिडी, मतलब पैसा इसमें लगेगा। भले ही ये स्कीम, इसमें एज ए स्कीम में कोई दिक्कत नहीं है। क्या सरकार इसको वाकई इकोनॉमिस्ट होने के नाते क्या सरकार इतना पैसा अफोर्ड कर सकती है? अगर अफोर्ड कर सकती है तो क्या अगर इंप्लीमेंट करेगी तो क्या कांग्रेस को फायदा नहीं होगा इस बात? देखिए, जहां तक इन्वेस्टमेंट का सवाल होता है, उससे एसेट्स पैदा करें या कोई नई संपत्ति पैदा होती है तो पैसे का आप नोट छाप कर भी आप कर सकते हैं। लेकिन यहां प्रॉब्लम है कि हर प्रोजेक्ट में, अब एनरेगा का भी सीएजी ने रिपोर्ट निकाली है कि इसमें कहीं पैसा अंकित बहुत कम पहुंचता है पब्लिक के पास, बीच में ये उड़ाया जाता है। मैं तो समझता हूं कि ये चुनाव में इनका कार्यकर्ता के लिए फायदा आएगी ये सारे परियोजना, इससे पब्लिक की कोई भला नहीं होने वाला। मतलब इससे कांग्रेस को फायदा नहीं होने वाला आपको नजर? बिल्कुल नहीं होने वाला है। ये सिर्फ कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए ये प्रोजेक्ट्स बनाए गए। राशिद अली साहब, अंत में आप कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, मैं बिल्कुल कहूंगा, आपने जिन लोगों को अपने चैनल पे बुलाया, मैं सबकी इज्जत करता हूं जी, लेकिन सबकी आइडियोलॉजी एक है, सोचने का अंदाज एक है,
मुझे इससे कोई इख्तलाफ भी नहीं है, सबको अपने अपने विचार रखने का इख्तियार होता है, लेकिन मैं आपसे फिर कहूंगा फायदा नुकसान तराजू में रख के हम नहीं तोड़ते हैं। सबको इख्तियार है कि वो अपने अंदाज से सोचे। 82 करोड़ लोगों को अगर हम फायदा पहुंचाएंगे, उनके पेट के अंदर लगी हुई भूख की आग को बुझाएंगे, क्या आपको लगता है कि ये बड़ा काम नहीं है? क्या आपको लगता है कि ये एक तारीखी ऐतिहासिक काम नहीं है? हमने नरेगा की स्कीम की कोई सोच सकता था? लोग अमेरिका और इंग्लैंड जाते थे कि बेरोजगारी का भत्ता हमें मिलेगा। आज इस देश के अंदर बेरोजगारी का भत्ता मिला। मैं मानता हूं बहुत सारी कमियां हो सकती, करप्शन हो सकता है, सही पैसा सही लोगों के पास नहीं पहुंचता हूं, मैं इस बात से इत्तफाक करता हूं। और भ्रष्टाचार की लड़ाई हम भी लड़ रहे हैं और सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। आज हो ये रहा है कि एक दूसरे पे इल्जामात लगाने के अलावा और कुछ नहीं हो रहा है। बीजेपी हम पे इल्जाम लगाती है, आप बीजेपी पे इल्जाम लगाते हैं, बीजेपी पे इल्जाम लगाते हैं, हम बीजेपी के बारे में उनके पर्दे उतारते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि हम ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और सबसे कहते हैं बिल्कुल राशिद साहब, भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी है कि हम सबको इकट्ठा होकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। बिल्कुल राशिद साहब, ताकि नरेगा का पैसा ठीक आदमी के पास पहुंचे, फूड सिक्योरिटी के मामले में हर आदमी तक उसका हक पहुंचे। और इसीलिए जो कैश ट्रांसफर स्कीम है वो हम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। बिल्कुल राशिद साहब, उम्मीद मैं यही करता हूं कि जो बात आप कह रहे हो वो ठीक से लागू हो। लेकिन सवाल इस बात को लेकर इस देश के अंदर भ्रष्टाचार ऐसा है दोस्त कि कोई भी ऐसी स्कीम नहीं है जिसमें पैसा बनाने वाले लोग मौजूद नहीं है और न बनाते हो, भरपेट बनाते हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए सवाल इस बात को लेकर है कि स्कीम कितनी भी बड़ी जरूर हो, लेकिन अगर उसके इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम होगी, अगर लगातार साख पर संकट खड़ा होता रहेगा, भ्रष्टाचार गंभीर आरोप लगेंगे, तो कांग्रेस के लिए भी आने वाले दिन बहुत बेहतर नहीं दिखाई पड़ते। छोटे से ब्रेक का लौटेंगे तो बताएंगे हमारे दर्शकों की राय क्या है। हमारे तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत शामिल होने।